तो समझ में आया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या चीज है। अभी तक हमने क्या देखा था, बाइंडिंग एनर्जी दिखा था। मास डिफेक्ट को जब सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो एनर्जी, जो मास का जो चेंज था, डिफरेंट था भाई टोटल एटम्स के ऊपर, यानी कि समझ लो ये है पूरा न्यूक्लियस और वो सेपरेट एलिमेंट्स का मास, तो ये सेपरेट एलिमेंट्स का मास ज्यादा था, तो जितना डिफरेंट था ना वो डिफरेंट मास का सी स्क्वायर के साथ एनर्जी मल्टीप्लाई करके जो एनर्जी आइंस्टाइन का फॉर्मूला से एनर्जी मिली उसको न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ, और बाद में हमने ये डेरिवेशन किया फॉर्मूला का, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि जब देखा कि बाइंडिंग एनर्जी हाइड्रोजन की देखी 1.1, यूरेनियम की 800, आयरन की 492, तो इससे तो ऐसा कंक्लूजन निकला कि जैसे जैसे मास बढ़ता है तो एनर्जी बढ़ती है। नो डाउट बढ़ रही थी, लेकिन एक्चुअली वैसे समझने बैठे तो बाइंडिंग एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट था कि भाई बाइंडिंग एनर्जी यानी कि न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी, भाई ज्यादा स्टेबल तो ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी, वो यहाँ कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, वो कॉन्सेप्ट कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दैट मीन्स एक्चुअली यदि ऐसा होता कि बाइंडिंग एनर्जी यानी कि न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी, तो यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी तो सबसे ज्यादा है, तो वो स्टेबल होना चाहिए, लेकिन नहीं है। तो इसलिए हमने ये नया कॉन्सेप्ट समझा, बाइंडिंग एनर्जी को न्यूक्लियन से डिवाइड किया, तब पता चला सच में कि बाइंडिंग एनर्जी में जब न्यूक्लियन यानी कि उसके अंदर जो एटॉम्स एलिमेंट्स होते हैं उससे डिवाइड किया तो पता चला जो वैल्यू मिली, तो सच में ऐसा ही हुआ कि यूरेनियम की वैल्यू कम ही हुई, कम यानी कि अनस्टेबल इसीलिए है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? बाद में वो ग्राफ बनाया, ग्राफ के अंदर जो ऊपर वाली जो लाइन सबसे ऊपर जो हायर वैल्यू थी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, वो सारे स्टेबल थे। चेक किया उसका मास ये था 30 से 170 के बीच का, और उस सभी की बाइंडिंग एनर्जी नियर अबाउट 8.7 के आसपास आई। और जिसका एटॉमिक मास बहुत कम था यानी कि 30 से कम, और मास जिसका 170 बहुत ज्यादा था, तो वो सारे अनस्टेबल निकले, जिसकी सारी वैल्यू 1.1 या 3.1 नियर अबाउट 3 के आसपास आई। ओके बच्चों, तो क्या कंक्लूजन निकला बोलो, क्या कंक्लूजन निकला उससे पूरे कॉन्सेप्ट से? कि भाई कंक्लूजन ये निकला कि जो हेवी न्यूक्लियस थे, हेवी न्यूक्लियस और लाइटर न्यूक्लियस, कौन कौन से, हाइड्रोजन, सॉरी लाइटर में हाइड्रोजन और यूरेनियम, उन सभी जो थे वो अनस्टेबल है। और उसका रीजन क्या था कि उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या थी, वेरी लेस। एग्जाम्पल, एटॉमिक मास जिसका 30 से कम और 170 से ज्यादा, और जिसका एलिमेंट एटॉमिक मास 30 से 170 के बीच में था वो सारे स्टेबल थे, क्योंकि उसका बाइंडिंग एनर्जी और न्यूक्लियन नियर अबाउट मोर वैल्यू थी, ज्यादा थी। ओके, तो अब जो लाइटर न्यूक्लियस है, देखो बच्चों, अब उसको स्टेबल बनना है, ये साल है ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को, ये दोनों को, तो क्या होगा, थोड़ा सा भी कंबाइन हो जाए ना, तो देखो ये हाइड्रोजन और ये हीलियम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम और ट्रिटियम की बाइंडिंग एनर्जी नियर अबाउट क्या है, 2 और 3 है बच्चों। और हीलियम जो है उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, नियर अबाउट 7 बच्चों। हेलो, हीलियम। तो अब ये दोनों क्या करेंगे, अब ये दोनों, उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, अनस्टेबल है, तो स्टेबल बनने के लिए बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए पर न्यूक्लियन। तो ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी के लिए क्या करेंगे, वो दोनों कंबाइन हो जाएंगे और हीलियम बन जाएंगे, जिससे इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी नियर अबाउट 2-3 थी वो 7 हो जाए। तो ये दोनों जो लाइटर न्यूक्लियस है बच्चों, क्या है, लाइटर न्यूक्लियस, लाइटर न्यूक्लियस लाइक एग्जांपल फॉर हाइड्रोजन, वो दोनों क्या करेंगे, टू अटेन द स्टेबिलिटी, अनस्टेबल थे, तो अटेन द स्टेबल, स्टेबल बनने के लिए क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे और हेवी न्यूक्लियस बन जाएंगे नियर अबाउट, हेवी यानी कि बहुत ज्यादा नहीं, ये रेंज के अंदर आ जाएंगे, ये वाले रेंज के अंदर, ये वाले, एक मिनट, ये वाले रेंज के अंदर, समझ में आ रहा है बच्चों? हेलो, ये यस सर। तो यही चीज होती है, तो हेवी न्यूक्लियस बन जाता है, उसको हम फ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूजन। दो लाइटर न्यूक्लियस बन के अटेन द स्टेबल, स्टेबल बनने के लिए फ्यूज होके, कंबाइन होके हेवी न्यूक्लियस जो बनता है, उस प्रोसेस को फ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। सिमिलरली हेवियर बी में भी ऐसा होगा, जैसे कि एग्जांपल फॉर ये वाला यूरेनियम है, तो यूरेनियम क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा और यहाँ से कोई दो ऐसे एलिमेंट्स के अंदर कंबाइन हो जाएगा, ये यूरेनियम जिसकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या है बच्चों,
कम है तो ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा तो नियर अबाउट इस अंदर इस रेंज के जितने भी एलिमेंट्स है इस रेंज के, इसमें से कोई 2 एलिमेंट्स बन जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यूरेनियम क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। क्यों ब्रेक होगा? स्टेबल बनने के लिए, क्योंकि स्टेबल तब बनेगा जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उसके नियर अबाउट ज्यादा हो, तो उसको हम बोलेंगे फ्यूजन प्रोसेस। कोई डाउट बच्चों? नो सर। ये हुआ कंक्लूजन्स। इस ग्राफ के ऊपर से जो भी कंक्लूजन निकला, वैसे बहुत सारे होते हैं लेकिन जो 4-5 मेन इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताया। समझा पाओगे ये टॉपिक को बच्चों? एग्जाम में पूछे तो? यस सर। यस सर। ओके, चलो आगे न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं। फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 एटॉमिक मास यूनिट। कितना? वैसे समझने बैठो ना बच्चों, तो ये टॉपिक ऑलरेडी मैंने करा दिया है, याद है? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इक्विवेलेंट 1 एटॉमिक मास, 1 एटॉमिक मास यूनिट की एनर्जी कितनी होती है बोलो? आपको पता है ना बच्चों 1 एटॉमिक मास मास, अरे यार 1.6 into 10 raised to minus 27. 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डायरेक्टली डेरिवेशन की थी, याद करो। E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। m की वैल्यू 1 एटॉमिक मास, c स्क्वायर की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर का होल स्क्वायर। 1 एटॉमिक मास यानी कि 1.6 इंटू 10⁻27 इंटू 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। ये आंसर आएगा जूल में। तो डिवाइडेड बाय हम क्या करते थे, याद करो, 1.6 10⁻19 और मेगा के लिए 10⁶ कर देते थे। आंसर जूल की जगह किस में आ जाता था? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, मेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये सोल्व किया तो आंसर 931.5 आया था। ये ऑलरेडी मैंने आगे करा दिया, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ लिख दिया ये 1 AM। और याद ही रखना है आपको कि 180 AM एटॉमिक मास को कन्वर्ट करके हम इतनी एनर्जी निकाल सकते हैं। समझ में आया बच्चों? यस सर। यहाँ आंसर किस में आएगा? जूल। चलो एक काम करता हूँ, मैं पूरा करा ही देता हूँ, भले मैंने ऑलरेडी करा दिया है तो भी। ओके, एग्जाम में अदरवाइज आप लोचे मार के आओगे। चलो 1 AMU का आंसर लाना है पहले जूल के अंदर और बाद में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। चलो फॉर्मूला क्या है आइंस्टाइन का? mc स्क्वायर। 1 AMU, ATM क्यों लिख दिया मैंने सॉरी हो बच्चों। 1 AMU इंटू c स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। 1 AMU यानी कि क्या था बच्चों? याद आया भाई कि भूल गए? यस सर। यस सर। तो उसको आप सोल्व करोगे ना तो आंसर आएगा वो जूल के अंदर आएगा। किसके अंदर? जूल के अंदर। मैं आपको लिख देता हूँ क्या आ रहा है, 1.49 इंटू 10⁻10। बोलो आ गया फर्स्ट, सेकंड। अब उसको मुझे किसके अंदर लाना है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए क्या करेंगे? डिवाइड बाय 1.6 10⁻90 और मेगा यानी कि 10⁶ बच्चों। यस सर। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब जो सोल्व करोगे तो आंसर आ रहा है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो इतना पता चल गया? यस सर। अब यूजिंग दिस एक्सप्रेस द मास डिफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन। मास डिफेक्ट फाइंड करना है, वो भी याद हो तो आपने कर लिया है, याद है ये कंसेप्ट? यस मास सर। डिफेक्ट कहाँ गया एग्जांपल ऑक्सीजन का? ये रहा, हमने ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया था। देखो ये सेम टू सेम कॉपी मार देना है, यहाँ कर लोगे? ये सेम पेज आपको जो दिख रहा है ना वो वहां कॉपी मार देना है। यस सर। ओके, और डिवाइडेड ये भी लिख देना है। तो 127.5 आपका आंसर। फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों चीज आपको एक कॉपी मार देनी है। कोई डाउट बच्चों? नो सर। सोल्व कराओ कि चलेगा? पता चला ना सेम चीज है जो आगे करवाया। यहाँ यहाँ जो सेकंड क्वेश्चन पूछा है ना मास डिफेक्ट ऑक्सीजन का, वो मैंने आगे जो ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया था वही बता देना है। ओके, एज एक्सप्लेन इन द लास्ट लेक्चर्स। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। SL अरोड़ा का ये क्वेश्चन है बच्चों। जनरली ऐसे एग्जाम में MCQ पूछते हैं कि भाई कैल्शियम 2040 का न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछो। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन
तो पहले तो हम बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करेंगे। बाइंडिंग एनर्जी के लिए डेल्टा एम चाहिए, तो डेल्टा एम निकालना पड़ेगा। समझ में आया बच्चों? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो न्यूक्लियन तो पता है कि भाई क्या है, 40 है। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला डेल्टा एम सी स्क्वायर, डेल्टा एम सी स्क्वायर। पहले डेल्टा एम निकालना पड़ेगा। ओके, वैसे जरूरत पड़ेगी 2-3 डेटा की जो आपको क्वेश्चन में देंगे, वे तो मैंने कॉपी लिखना था इसलिए नहीं लिखा है। आपको देंगे मास ऑफ कैल्शियम 39.9625, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये तो याद ही होगा, मास ऑफ प्रोटॉन, बोलो बच्चों, ये आपको गिवन होगा एग्जाम में। ये मैंने आलस कर दिए थोड़ी टाइपिंग करने में इसलिए। चलो अब हमें डेल्टा एम फाइंड करना है। डेल्टा एम यानी कि क्या था, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है कि ना, Yes, sir. Minus Yes, mass of sir. nucleus. माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी कि कैल्शियम का न्यूक्लियस का मास दे दिया है आपको, कैपिटल है। चलो मास ऑफ प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन हो गए बच्चों इसमें? ये तो 20. एक प्रोटॉन का है। कैल्शियम 20, 40, तो इससे हमें डेटा क्या मिलता है, प्रोटॉन भी 20 और न्यूट्रॉन्स भी 20 हो गए। प्रोटॉन यानी कि Z, Z यानी कि नीचे की वैल्यू 20, और न्यूट्रॉन यानी कि A माइनस Z, तो 40 में से 20 माइनस करो तो न्यूट्रॉन भी 20। तो मास ऑफ प्रोटॉन 20 इंटू एक मास प्रोटॉन का 0.07825 प्लस 20 इंटू 1.00865। सीबीएसई वाले ध्यान रखो, कभी भी ऐसा मत करना कि इसका दोनों का मल्टीप्लाई किया, बाद में इसका दोनों का मल्टीप्लाई किया और एडिशन। क्या करना है बोलो, लगाओ लॉजिक। इजी मेथड कौन सी रहेगी? 20 कॉमन काट दो। कॉमन ले ले। यस, पहले ये दोनों का एडिशन कर दो। सीबीएसई वाले के लिए, गुजरात बोर्ड वाले तो वैसे कैलसी से कर लेंगे। ये दोनों का एडिशन कर लो और बाद में 20 से मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। ओके बच्चों, अरे यार सीबीएसई Yes, वाले sir. आप बोलो। हाँ Yes. ओके, तो इसका आप आंसर निकालोगे कैलकुलेशन के बाद, फाइनल आंसर आपका 0.367211 एटॉमिक मास यूनिट मिल रहा है। बोलो बच्चों, पता चला इतना? यस सर। अब 1 एटॉमिक मास यूनिट को एनर्जी में कन्वर्ट करना, तो डायरेक्टली इतना याद रख लिया, रट्टा मार लिया हमने 931 वाला। Yes, sir. 931 पॉइंट समथिंग 6 आता है। तो हम क्या करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे। अब बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला डेल्टा एम सी स्क्वायर था बच्चों, 0.36721। डायरेक्टली क्या कर दो बच्चों, 931.6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में नहीं आया कि 1 AMU यानी कि इतनी एनर्जी, तो कितनी AMU इतनी है, तो कितना, तो दोनों का मल्टीप्लाई किया। कॉन्सेप्ट में मत जाओ कि भाई सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ कहाँ गई सर, ऑलरेडी हमें सी स्क्वायर की इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वो वैल्यू डालने के बाद ही फाइनल डिराइव किया हुआ है, जो आपको हर बार ये शॉर्टकट ट्रिक हेल्प करेगी। आपको जो भी मास डिफेक्ट मिला ना, उसको ये 931.6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों? होमवर्क Yes, जो sir. भी मिले ना, वो आपको उसी दिन उसी शाम को भेज देना है, जो भी होमवर्क में दूं। ओके जिल? ओके, चलो मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर आ रहा है? बाइंडिंग एनर्जी टोटल मिली हमें, कितना आ रहा है बच्चों? 342. जो भी आ रहा है वो कर लेना आप। 342. point Sir, something. divide by 50%. Nucleon. ને એ કરીશું, Per હજી unit. આપણે ટોટલ બાઇન્ડિંગ એનર્જી નિકાળ્યું છે એટલા માટે। 342. 342 पॉइंट में नहीं ना कुछ? 0.002. ओके कोई बात नहीं। तो ये बाइंडिंग एनर्जी टोटल मिली, तो हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फाइंड करना है। तो ये क्या था, 342, और टोटल न्यूक्लियन कितने अंदर है उसके, न्यूक्लियन यानी कि एटॉमिक मास, ऐसा भी याद रख सकते हो। न्यूक्लियन यानी कि एटॉमिक मास नंबर, कितने न्यूक्लियन है टोटल बच्चों? 40. 40।
डिवाइड बाय 40 करो तो न्यूक्लियन 8.54 समथिंग आंसर आ रहा है। बोलो कोई डाउट बच्चों? यस और ये आंसर किस में आएगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। जब आप ये वैल्यू ऐड कर रहे हो ना 931 वाली, तो माइंड में डाल दो इसके पीछे ये यूनिट है, जूल नहीं है, अदरवाइज रॉन्ग होगा एग्जाम में। बोलो सब में कोई डाउट? नो सर। पक्का? तो आज के सेशन में जो भी मैंने एक्सप्लेन किया उसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो बता दो। एक तो ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लिया, टोटल मास, ये जो मेथड है ना, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ऐसा एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स एग्जाम में 100% और एमसीक्यू आने वाला है, मास डिफेक्ट वाले। एक बार नजर घुमा लो, घुमा रहा हूँ पेज, स्लाइड घुमा रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स हो तो बताना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, कैसा है, ये सब कुछ मैंने जो नोट्स बनाई है ना, वो एकदम अपनी अपनी लैंग्वेज में ही सब कुछ लिखा हुआ है, इसलिए मैंने खुद लिखा है इस बार नोट्स। ओके, ये चैप्टर की नोट्स मैं खुद लिख रहा हूँ जस्ट बिकॉज आपको लर्न करने में थोड़ा हेल्पफुल हो। ओके, आपको ढूंढना नहीं पड़े कौन सी लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? सब कुछ इंपॉर्टेंट होगा वही लिखा है मैंने। तो प्लीज जो भी होमवर्क रेगुलर जो मिले वो आप हर रोज का रोज लर्न कर देना, इतना। चलो श्योर? सर हाँ बोलो। તમે જે અત્યાર સુધી બધા ચેપ્ટરમાં ડેરિવેટિવ અને થિયરીઝ કરાઈ છે, અમે બોર્ડમાં સેમ ટુ